हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं, तो उसकी भी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों। तो जल्दी कीजिए और सारी वीडियोज़ देखिए दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 5वां अध्याय है। तो शुरू करते हैं। अध्याय 5, उद्योग। हाँ, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। तो कह रहे हैं कि जो आप लोग किताबें वगैरह पुस्तकें यूज़ करते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो वो विनिर्माण की बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद हमारे हाथों में आती है। जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ों से ये सब चीज़ें बनती हैं, किताबें वगैरह, है ना। आगे कह रहे हैं कि इसके जीवन की शुरुआत वृक्षों से होती है। किसकी? तो किताबों की, ठीक है। उसे काटा जाता है पेड़ को, ठीक है, और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। क्या? तो पेड़ों को काट कर लुगदी मिल, जो वहाँ पर उनको मिल होते हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर उनकी पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उनकी लुगदी बनाई जाती है। फिर वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है। काष्ठ लुगदी को क्या करें? काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्यों में मिलाया जाता है। तो बहुत अलग अलग प्रकार की जो काम होती है वो करना पड़ता है, तब उसके बाद हमारे पास कागज़ आता है ना। देखिए क्या करें, द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अंत में क्या करें? अंत में मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है। कौन सा? तो यही कागज़ प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। क्या कह रहे हैं? जहाँ पर क्या कह रहे हैं? जहाँ पर रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के रसायनों से जो वो स्याही बनती है, उससे फिर क्या किया जाता है? तो रेखाएं छापी जाती हैं। आमतौर पर देखते हैं कि किताबों में लाइन्स वगैरह बनी होती हैं, चित्र वगैरह बनी होती हैं, वो सब। हालांकि जो पढ़ने वाली होती है ना, उनमें लाइनें ही होती हैं ना। आगे देखिए, इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर एवं पैक करके बिक्री के लिए बाजार में बेच दिया जाता है। तो देखते हैं ना किस प्रकार मार्केट में आपको एकदम बढ़िया टाइप का किताब मिलता है। कैसा भी देख लीजिए, अच्छे से अच्छा पेज का मिल जाता है ना। तो वो इसी प्रकार बनता है। अंत में यह आपके हाथों तक पहुँचती है ना। तो ये अंत में आपके हाथों में पहुँचती है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ता है इनको, ठीक है। आगे देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण के कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्या कह रहे हैं? द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण के कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो द्वितीय क्रियाकलाप उसी कहते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि पेड़ से लुगदी बनी है ना, लुगदी के बाद फिर वो लुगदी से पेपर बनते हैं, तो वो ये द्वितीय क्रियाकलाप हो गई और विनिर्माण, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है? ये विनिर्माण की प्रक्रिया है, विनिर्माण के 2 चरण हैं, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं, उद्योगों का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है। जैसा कि आप जानते हैं, उद्योग क्यों लगाए जाते हैं? उद्योग लगाए जाते हैं मतलब आर्थिक गतिविधियों के लिए, आर्थिक क्षेत्रों में लाभ के लिए। आर्थिक क्षेत्र में कोई भी देश आगे बढ़े, कोई भी देश तरक्की करे, है ना। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उद्योगों में
जो भी सामान बनता है वो बनेगा, फिर मार्केट में जाएगा तो लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो ये आर्थिक गतिविधियों के लिए होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं जो कि वस्तुओं की उत्पादन, खनिजों की निष्कर्षण एवं सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो उद्योग क्यों लगाई जाती हैं? वस्तुओं की उत्पादन में, है ना, आप जानते हैं वस्तुएं उद्योगों में बनती हैं। खनिजों का निष्कर्षण होता है, तो जो खनिज पदार्थ होते हैं वो भी उद्योगों में ही मतलब उनका निष्कर्षण वगैरह होता है, ठीक है। ये अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। जो सर्विस सेक्टर होते हैं ना, वो भी उद्योगों के माध्यम होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई फैक्ट्री है तो वो क्या होगा, सेवाएं है ना, वो भी एक सेवाओं का ही रूप है, ठीक है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। तो ये जो लोहा और इस्पात उद्योग है ना, किससे संबंधित हैं? तो वस्तुओं के उत्पादन से, ठीक है। आगे कह रहे हैं कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। तो कोयला खनन उद्योग किससे संबंधित है? तो कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, ठीक है। तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि कोयला खनन उद्योग किससे संबंधित है? तो धरती से कोयला निकालने के लिए, ठीक है। और पर्यटन किससे संबंधित है? तो सर्विस सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। पर्यटन सर्विस सेक्टर में आ जाता है दोस्तों, है ना। इसमें कोई मतलब ना ही कोई खनन किया जा रहा है, ना ही कोई चीज़ किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए उद्योगों का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है? तो देखिए उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण किस किस क्षेत्रों में किया जाता है? तो कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। समझ गया ना भाई। आगे देखिए कच्चा माल देखते हैं। कच्चे माल की उद्योग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो कच्चे माल के उद्योग किससे संबंधित हैं? तो कृषि से संबंधित हैं, है ना। कृषि में भी क्या होता है, फसल पकती है तो फिर वो गेहूँ वगैरह कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे गन्ना हो, कोई भी मतलब कृषि मान लीजिए, ठीक है। गन्ना, चावल, गेहूँ, ज्वार बाजरा, है ना, कपास, है ना, कोई भी। तो ये क्या है, ये कच्चा माल ही है ना दोस्तों, ऐसी डायरेक्ट इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, है ना, ठीक है। तो ये कच्चे माल कृषि से संबंधित हो गया। आगे देखिए खनिज आधारित, जो खनिज लोहा, है ना, तांबा, एल्युमिनियम, कॉपर तांबा की है, ठीक है, स्टील, ठीक है, और भी अन्य प्रकार की जो खनिज होते हैं ना, ठीक है। आप देख सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। समुद्र आधारित जैसे कि समुद्रों से क्या होता है, कच्चा माल निकलता है, मछलियाँ, प्राउंस, ठीक है, झींगा, ठीक है, ऑक्टोपस, ये खाई जाती हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर नहीं खाई जाती तो वो अलग बात है। और समुद्री चीज़ों और भी समुद्री संसाधन जो भी प्राप्त किए जाते हैं वो कच्चा माल ही माना जाता है, ठीक है। तो नमक वगैरह भी समुद्र से ही निकाला जाता है, तो वो भी एक समुद्री आधारित उद्योग माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि और वनों से क्या होता है, वनों से जड़ी बूटियाँ हैं, है ना, कीमती बहुत सी चीज़ें, लकड़ियाँ हैं, कीमती लकड़ी, बहुत सी मतलब ऐसी धातुएं भी वनों से प्राप्त की जा सकती हैं जो वनों में प्राप्त होती हैं, ठीक है। शहद है, ठीक है, और भी आप जो सी चीज़ समझ सकते हैं, फल फूल, है ना, सब्जियां, ये भी वनों में कभी कभी मिल जाती हैं। सब्जियां हालांकि बागवानी के द्वारा किया जाती है ना, ठीक है। तो एक उदाहरण बता रहे हैं। तो ये उद्योगों का वर्गीकरण, ये सब कच्चे माल की मतलब एक स्ट्रक्चर हैं, कच्ची माल के वो है, क्या कहते हैं, जरिया है, ठीक है। और आप देखिए एक बार फिर देख लेते हैं, उद्योग कच्चे माल के उद्योगों के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकती हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, आगे देखिए कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। कृषि आधारित उद्योगों में क्या होता है, तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उद्योगों का उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं। तो कृषि आधारित उद्योग ये हैं कि वनस्पति और जंतु उत्पादनों का, है ना,
वनस्पति वनस्पति क्या होता है? वनस्पति यही होते हैं जी, पेड़ पौधे, है ना ये। और जंतु आधारित, तो जंतु में क्या होता है देखिए, भेड़ बकरी गाय बैल सूअर, है ना, और भी अन्य प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, मुर्गा अंडा, ये सब जंतु उत्पादनों का माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण माने जाते हैं। कौन कौन से, तो एक बार फिर देख लेते हैं। खाद्य संसाधन, वानस्पतिक तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, खनिज आधारित उद्योग। तो खनिजों पर कौन कौन से आधारित उद्योग हैं? देखिए, प्राथमिक उद्योग हैं, जो खनिजों से जो आधारित उद्योग है ना, ये प्राथमिक उद्योग कहे जाते हैं, ठीक है। कैसे? जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती हैं, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती हैं, ठीक है। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों की पोषण करती हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करती हैं। आगे देखिए, तो ये जो उद्योग है ना खनिज, तो ये क्या है, इनसे ये इन पर दूसरे उद्योग भी डिपेंड रहते हैं ना, तो ये बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। तो कह रहे हैं, अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है, ठीक है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, समझ रहे हो। तो इन कह रहे हैं कि इनका उपयोग कई अन्य सेक्टरों में भी किया जाता है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। तो ये क्या है, रेल के डिब्बे बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती हैं। तो कह रहे हैं, समुद्री आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती हैं, ठीक है। तो समुद्रों से क्या होता है, कच्चे माल के रूप में ये सब सामान प्राप्त किया जाता है, फिर उनका जो भी कुछ उपयोग होता है तो अन्य उद्योगों में भेजा जाता है, फिर उनका कुछ मतलब उनमें संशोधन सुधार करके उनको मतलब मानव उपयोगी बनाकर उसको मार्केट में बेच दिया जाता है, मार्केट में उतार दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है ना। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसकी कुछ उदाहरण हैं। कह रहे हैं, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। क्या कह रहे हैं, तो समुद्री उद्योगों से, समुद्री आधारित उद्योगों से क्या होता है, मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं, तो मछलियों को फिर तेल निकाला जाता है, मछली तेल आप देखिए मार्केट में बहुत महंगा बेचता है, ठीक है। और विटामिन ई वगैरह जी होती है ना, तो फिश ऑयल के रूप में आप देख सकते हैं, तो वो ही होता है, ठीक है। और प्रोटीन्स के डिब्बे वगैरह बनते हैं, तो उसमें भी फिश का मतलब चूड़ वगैरह मिलाया जाता है, आपने कभी देखा हो तो, ठीक है, नहीं तो आज आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि और भी उद्योग होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण समारोह से संबंधित हैं। तो लुगदी एवं कागज निर्माण, औषधि, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण, ये सब किससे संबंधित है, तो वनों से संबंधित हैं, ठीक है। वनों से संबंधित उद्योग हैं, ठीक है। तो और भी हैं वनों से संबंधित, ये हो गए, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, आकार को देख लेते क्या है। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। तो आकार का संबंध किससे है, तो जितना उद्योगों में पैसा लग रहा है, कौन कौन से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, है ना, कितने लोग काम कर रहे हैं, है ना, कितना सामान बनाया जा रहा है ना, तो इस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है ना, तो ये हो गया। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। कह रहे हैं, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो दो भागों में। देखिए, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग, ठीक है। तो लघु आकार के उद्योग क्या होते हैं दोस्तों, तो ये लघु आकार के उद्योग होते हैं कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, ठीक है।
छोटे पैमाने के उद्योग कहे जाते हैं, ठीक है। हाँ, इनको छोटे आकार के छोटे पैमाने के उद्योग कहा जाता है, ठीक है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। तो कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योगों को किस में नाम रखा जाता है, तो लघु आकार के उद्योगों में, ठीक है। और इनमें क्या होता है, तो इनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादन का निर्माण हाथों से होता है, ठीक है। ये जो कलाकार होते हैं, जो मतलब आर्टिस्ट होते हैं किसी चीज़ को निर्माण करने में या किसी चीज़ को बनाने में, तो ठीक है, तो वो मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हाथों से बनाते हैं, ठीक है। जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो कुछ कम उदाहरण दिए गए, बहुत सी आकार की मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे देखिए उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तो बड़े पैमाने के उद्योग में क्या होता है, तो ये इनमें क्या होता है, हाँ, तो इनमें इन बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। इनमें कोई भी चीज़ होती है बड़े पैमाने पर उनका निर्माण होता है, समझ लो। जैसे कि मारुति की कंपनी, गाड़ियों की कंपनी, ना हवाई जहाज़ की कंपनियाँ, आजकल जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं मशीनों को निर्माण करती हैं, ये वैसे और भी अन्य प्रकार के उद्योग मान सकते हैं आप, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आए, ठीक है। उनकी तुलना में छोटे पैमाने का उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। कह रहे हैं बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे उद्योग कम पूंजी में चल जाते हैं, कम पूंजी का मतलब निर्माण भी करती हैं, कम लोग लगते हैं उसमें, ठीक है, और कम उत्पादन करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। तो इनमें क्या होता है कि अधिक निवेश होता है बड़े उद्योगों में, और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। प्रौद्योगिकी क्या कि मतलब जो निर्माण कार्य होता है तो उच्च लेवल का होता है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु उद्योग के लघु पैमाने के उद्योग हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि हाँ, ये रेशम बुनाई और खाद्य प्रसंस्करण ये लघु उद्योगों में माने जाते हैं, ठीक है, गिने जाते हैं। आगे देखिए चित्र 5.1, ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। तो बड़े पैमाने के उद्योग देखिए कौन कौन से हैं, तो ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं, ठीक है। तो ये कहीं दिखाया गया है जिनका चित्र नहीं है, तो नीचे दिखाया गया होगा, ठीक है। ये देखो मखाने के खाद्य प्रक्रम की अवस्था, मखाना कैसे बनता है, ठीक है। और ये वस्त्र बनाने का ये कुछ पाउच पैक कर रहा है भाई ना। आगे देखिए ऑटोमोबाइल, ये नीचे देखने को मिलेगा मैं, ठीक। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, देखिए। तो निजी क्षेत्र, ठीक है, एक राज्य स्वामित्व यानी कि राज्य की मतलब उनमें उसमें हस्तक्षेप होगा, राज्य का उस पर शासन होगा, ठीक है, राज्य के उसमें हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। और देखिए अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि उन मतलब लोगों का उसमें हस्तक्षेप होगा, लोग उसमें मतलब इन्वॉल्व हैं, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र क्या है, तो उसमें मतलब बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर उनका वो होता है, ठीक है। और सहकारी यानी कि ये मतलब एक सहकारी जो मतलब डायरेक्ट किसानों से संबंधित होते हैं, ठीक है, और वो मतलब जो कृषि बाग मतलब से संबंधित होते हैं, ठीक है। और ये मतलब लोगों का इनमें काफ़ी इन्वॉल्व में मतलब हस्तक्षेप रहता है, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, हस्तक्षेप नहीं कह सकते, इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व तो सभी में रहती है, लेकिन इनकी कुछ अलग अलग विशेष परिभाषाएं हैं, उनको आगे देखने को मिलेगा पूरी तरह से, ठीक है। आगे देखिए निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र का जो उद्योग होता है उसमें क्या होता है कि उसका स्वामी कोई एक व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का कोई एक बड़ा समूह होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब कोई सी मतलब टाटा समूह मान लेते हैं, तो टाटा समूह है तो
उसके रतन टाटा, जो भी जमशेद टाटा होंगे उसके प्रमुख व्यक्ति है ना, लेकिन उनमें भी कोई कोई मतलब व्यक्ति में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी मानते हैं, ठीक है। और बहुत से उद्योग ऐसे होते हैं कि कई लोग मिलकर उसको खोलते हैं, उद्योगों का निर्माण करते हैं, ठीक है, मतलब उद्योग मतलब खोलते हैं कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या मतलब उसमें काफ़ी लोग मालिक माने जाते हैं उनके, ठीक है, ये समूह का व्यक्तियों का समूह मान लिया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। तो बहुत से उद्योग देखे होंगे, जैसे कि सरकारी उद्योग होते हैं, जैसे कि आपने मतलब देखा होगा बहुत से उद्योगों के नाम हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और भी अन्य प्रकार के हैं, सेल वेल, ठीक है। ये आगे देखिए, आगे क्या है, हाँ, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों, ज़्यादा ऊपर निकल गया मैं, हाँ, ये देखिए, स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्रों के देखिए, आप देख ही रहे हैं कि इनमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार मतलब व्यक्तियों का, अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे थे, संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, ठीक है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है, मारुति लिमिटेड, ठीक है। इसमें कभी आप देखते होंगे कि मतलब अन्य प्रकार के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, और उनमें मतलब कार्य करने वाली और इन्वेस्ट करने वाली, ठीक है, और अन्य प्रकार से उनमें मतलब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्ची माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। तो सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व में क्या क्या होता है, तो उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्ची माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों का होता है। तो इनमें क्या क्या होता है, देखिए, कच्ची माल का उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है, पूर्ति, ये मतलब लोगों की पूर्ति करती है खाद्य चीज़ों को लेकर या अन्य प्रकार की चीज़ों को लेकर, ठीक है, और ये यहाँ पर लोगों को काम दिए उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और अथवा मतलब ये हो सकती हैं या कच्ची माल का उत्पादन, पूर्तिकार और कामगार, अथवा दोनों हो सकते हैं या तीनों हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आनंद मिल यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है, ठीक है। तो ये क्या है, इनमें मतलब लोग जैसे कि गाय भैंस पालते हैं ना, तो वो भी इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे उनका कच्चा माल दूध वगैरह होता है तो ये फैक्ट्रियों तक पहुंचता है, ताकि मतलब वो भी एक निम्न लेवल से लेकर उच्च लेवल तक ये मतलब कार्य करने वाले उद्योग होते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं आप कि जब दूध की फैक्ट्री होगी तो वहाँ दूध लोगों मतलब गाँव से लोगों से मतलब दूध ले जाकर वहाँ पर उनमें मतलब फैक्ट्री में ले जाया जाता है, ठीक है, फिर उनसे मतलब सब दूध की पाउच बनती है, फिर लोगों में सेल की जाती है। तो ये इस प्रकार का उद्योग हो गया, ठीक है, सहकारी उद्योग हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या है, इसको देख लेते हैं। ये सहकारी क्षेत्र के सुधा डेयरी है, ये सुधा डेयरी का चित्र है दोस्तों, ठीक है। तो इस चित्र को देख लेते हैं, कोई डायग्राम बना हुआ है। कच्चा माल, देखिए कच्चा माल है, उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक, विद्युत, श्रम, भूमि, पूंजी, परिवहन, बाजार, संचार और जल। तो ये इनमें क्या क्या चीज़ें लगती है, तो उद्योगों में क्या क्या सामान का मतलब ज़रूरत पड़ता है, देखिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, भूमि की ज़रूरत पड़ती है, बिना भूमि पर ये कहाँ से बन जाएंगे ना, परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, कोई सामान आएगा और जाएगा, है ना, संचार की ज़रूरत पड़ती है, भाई कांटेक्ट तो करेंगे ही, भाई तुम्हारे पास कितना माल भेजना है, तुमसे कितना माल चाहिए, ठीक है। ये श्रम, मजदूर भी लगेंगे, भाई बिना मजदूर के कोई काम होता ही नहीं है ना। पूंजी तो लगेगी ही लगेगी, मजदूरों को सैलरी कौन देगा, है ना, और सामान कच्चा माल कहाँ से आएगा खरीदने के लिए, है ना, और जो फैक्ट्री बनाई जाती हैं तो उन पर भी तो मतलब निर्माण कार्य होता है, पहले फैक्ट्री का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये मशीनें लगती हैं, ठीक, पूंजी होगी ये। बाजार की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी सामान बनेगा तो फिर वो जाएगा कहाँ, फैक्ट्री में पड़ा सड़ जाएगा, है ना, तो ये बाजार भी चाहिए उनके लिए।
और जल की तो ज़रूरत पड़ेगी भाई, बिना जल की कैसे। फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी जल, वो भी तो पानी या नहीं पीते होंगे, ठीक है, वो तो एक छोटी सी बात होगी। और जल की मतलब बिस्किट फैक्ट्री मान ली, तो बिस्किट फैक्ट्री में क्या होता है, तो बिस्किट बनाने के लिए जल की ज़रूरत पड़ेगी ना, पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। और भी कोई भी चीज़ देख सकते हैं आप, ठीक है। एक उदाहरण लिया मैंने बिस्किट फैक्ट्री का, ठीक है। आगे देखिए, आगे देख रहे हैं, यहाँ से पढ़ना है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं, कच्ची माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं, ठीक है। तो ये उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कारक यानी कि कोई भी फैक्टर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उद्योगों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हों। तो कह रहे हैं कि उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं, उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं, उन्हीं जगहों पर मतलब बनाई जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ें मौजूद ही नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है तो उद्योग खुलना मतलब एक मुश्किल काम हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं एक लगभग नामुमकिन के बराबर हो सकता है, ठीक है। वैसे नामुमकिन कुछ नहीं होता है ना। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि हाँ, कभी कभार या कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत अथवा तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो कह रहे हैं कि कभी कभी सरकार भी इन उद्योगों को जो मतलब स्टेट की या राज्य की मतलब इनकम में बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाती हैं जो उद्योग, उन उद्योगों को क्या करती है सरकार, मतलब धन उपलब्ध कराती है, ठीक है, पैसा देती है, पैसा मुहैया कराती है, ताकि वो उद्योग ठीक से फले फूलें और सरकार को अच्छा टैक्स मतलब देकर सरकार की मतलब स्टेट की मतलब ज़रूरतों को, या कह सकते हैं स्टेट की जो इनकम होती है ना टैक्स वगैरह, उसमें अच्छे से पूर्ति कर सके, ठीक है। तो ये उद्योगों से सरकार को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है टैक्स के माध्यम से और अन्य प्रकार की चीज़ों से, ठीक है। इसलिए सरकार इनको पैसा भी देती है, हालांकि वो कर्ज देती है एक तरह से, ठीक है, ऐसे ही नहीं दे देती ले भाई रख ली तो पैसा रख ले, है ना, ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, हाँ आगे क्या कह रहे थे, कहाँ थे हम भाई, बताइए। हाँ, औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। तो औद्योगिकरण क्या होता है दोस्तों, कि फैक्ट्रियों का जब मतलब निर्माण होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलती हैं किसी क्षेत्र में, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, नगरों और शहरों का विकास होता है। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई शहर है, वहाँ पर अभी कुछ मतलब विकास हुआ हो ना हुआ मैं नहीं कह सकता, आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन यदि वहाँ कोई बड़ा उद्योग खुल जाए, बड़ी फैक्ट्री खुल जाए, बड़ा मतलब कारखाना वगैरह खुल जाए, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर और अन्य बाहर से भी लोग आकर रोज़गार प्राप्त करेंगे, तो शहरी शहर की मतलब बस्तियाँ बनेंगी, है ना, और उन बस्तियों में लोग रहेंगे और फिर उन लोगों को क्या होगा, तो रोज़गार मिलेगा, ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पर मार्केट बनेगा, ठीक है, और मार्केट से फिर वो एक बड़ा शहर का रूप ले लेगा, है ना। तो ये होता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि हाँ, ये देखिए औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र को देख लेते हैं। तो औद्योगिक तंत्र में क्या है, हाँ इसको देखते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए दोबारा देखते हैं। औद्योगिक तंत्र में क्या होता है कि निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं, ठीक है, और निवेश में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, श्रम की ज़रूरत पड़ती है और भूमि की लागत की ज़रूरत पड़ती है, जल की उपलब्धता की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, विद्युत की ज़रूरत पड़ती है और अन्य प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है ना। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं। तो कह रहे हैं प्रक्रम में कई प्रकार की क्रियाकलाप शामिल हैं, ठीक है, जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे वर्जित आय हैं। तो कह रहे हैं कि निर्गत अंतिम उत्पादन या उत्पाद और इससे अर्जित आय है। क्या कहता है निर्गत क्या होता है दोस्तों? ये मतलब जो लाभ होता है ना, जो सामान को बेचने के बाद जो लाभ होता है ना, उसको निर्गत कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो कपड़ा उद्योग होता है ना, सूती वस्त्र उद्योग, उसमें क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो कपास की ज़रूरत पड़ती है, मानव श्रम की ज़रूरत पड़ती है, कारखाना तो होता ही है, ठीक है, और परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, किससे आएगा सामान, जाएगा सामान, है ना, और निवेश, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले होते हैं ना, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, ठीक है, वो। आगे देखिए, प्रक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल होते हैं। ये प्रक्रम क्या होता है दोस्तों? तो प्रक्रम होता है किसी कार्य को करने का स्टेप, चरण, ठीक है, प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थीय चरण, ठीक है। तो ये क्रम कह सकते हैं, ठीक है, स्टेप कह सकते हैं, चरण कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्रक्रम। तो देखिए, पहले उटाई होगी, फिर कताई होगी, फिर बुनाई होगी, फिर रंगाई होगी, फिर छपाई होगी, उसके बाद कुछ मतलब वो कपड़ा बनकर तैयार होता है, फिर उसके बाद मार्केट में जाता है ना। कमीज जिसे आप पहने हैं वह उत्पादन है, ठीक है। कह रहे हैं जो आप कभी टी शर्ट पैंट जो कुछ भी पहने हुए हो ना, वो उत्पादन है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं। खैर, औद्योगिक प्रदेश, इनको देख लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। औद्योगिक प्रदेशों का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, समझ रहे हो। तो उन्हें जब अनेक प्रकार के उद्योग एक दूसरे के पास होंगे तभी औद्योगिक नगर कहे जाएंगे। एक फैक्ट्री है कहीं, तो वो औद्योगिक नगर नहीं कह सकती उसको उस जगह को, है ना। आगे देखिए, और वे अपनी निकटता की लाभ आसपास में बांटते हैं। क्या कह रहे हैं, ये अपनी निकटता की लाभ, जैसे कि मान के चलिए एक उद्योग खुला हुआ है किसी जगह पर, मतलब किसका मान लें किसी चीज़ का एक उदाहरण मान लीजिए, जैसे कि मतलब कपड़े का उद्योग मतलब मान लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पर सिर्फ ऊन मतलब क्या कहते हैं, ऊन से कपड़ा बनता है, कपड़े का थान बनता है, ठीक है। तो एक उद्योग ये हो गया थान बनाने वाला। उसी के पास दूसरा उद्योग है, वो कपड़े के थान का मतलब जो टी शर्ट वगैरह हैं और ये पैंट वगैरह हैं ये बनाता है, ठीक है। तो वहाँ से ये दो हो गया। और एक उद्योग ऐसा है वहाँ पे कि वो इन सब चीज़ों को खरीद कर उन पर प्रिंट वगैरह कुछ करके ऐसा मतलब उसमें कुछ विशेष प्रकार की डिज़ाइन निकाल कर मार्केट में बेचता है, ठीक है। तो ये मतलब एक दूसरे से निर्भर करती हैं और एक दूसरे को आपस में मतलब सामान बांटते हैं और चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, बाकी आप और कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, यानी पूर्वोत्तर अमेरिका और पश्चिमी और मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रमुख औद्योगिक नगर तो कौन कौन से बता रहे हैं कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तो पूर्वोत्तर अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका है उसका पूर्वोत्तर भाग, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का सबसे ऊंचा ऊपरी भाग और वो उत्तरी भाग होगा, ठीक है। तो जो कि मतलब कनाडा से उससे रसिया से मिलता हुआ है, मतलब कुछ हिस्सा उस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि वो पूरा अमेरिका ही सब उद्योग की दृष्टि से संपन्न है, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे कपड़ा उद्योग वगैरह के बारे में बात कर रहे होंगे सर, नहीं ये औद्योगिक नगर है। हाँ, हालांकि आप ऐसे समझें कि इन क्षेत्रों में काफ़ी संपन्न है उद्योग की दृष्टि से ये क्षेत्र, ठीक है। और देखिए, पश्चिमी और मध्य यूरोप, जो यूरोप का भाग है कौन सा, पश्चिमी और मध्य यूरोप, ठीक है। तो ये भी औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न है, ठीक है, ये क्षेत्र। और पूर्वी यूरोप भी है संपन्न, ठीक है। और देखिए, और पूर्वी एशिया हमारा जो महाद्वीप है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारा देश है, ठीक है। तो इसका पूर्वी हिस्सा, ठीक है। तो ये औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न है, ठीक है। मुख्य औद्योगिक
प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होती हैं। तो ये जो क्षेत्र होती है ना, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर मतलब लगाए जाते हैं, तो ये देखिए मुख्य रूप से अधिकांश कहाँ पर लगते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगती हैं, ठीक है। और समुद्री पत्तनों, ये जहाँ पर जो समुद्र पत्तन, या यूँ कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे उद्योग फलते फूलते हैं, क्योंकि विदेशों में सामान पहुँचाने के लिए डायरेक्ट उनसे समुद्री जहाज़ों पर लाद दिया जाता है और चला जाता है विदेशों में, है ना। और वैसे भी बहुत सी प्रकार की जो देखते हैं सुविधाएं होती हैं, ठीक है, वो देखने के बाद ये समुद्र के किनारे ज़्यादातर उद्योग फलते फूलते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, हाँ, समुद्री पत्तन हो गए, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट होते हैं। और कह रहे हैं कोयला क्षेत्र की मतलब समीप उद्योग लगते हैं। क्यों लगते हैं? आजकल तो दोस्तों कहीं भी उद्योग लग जाते हैं, वैसे विशेषकर उस समय जब औद्योगिकरण हुआ था, विकास हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उस समय ऐसे दिखते थे कि भाई कोयला खदानें हैं, कोयला जो बड़ी बड़ी निक्षेप हैं कोयले के, कोयला जहाँ से प्राप्त होता है उसी के आसपास जो उद्योग लगाए जाते थे। क्यों? यूरोप में जो सबसे पहले उद्योगों की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो वो इसी चीज़ से संबंधित थी, ठीक है, जहाँ पर कोयला उद्योग है वहीं के, ताकि मतलब उद्योगों को चलाने के लिए, मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, है ना, एनर्जी प्राप्त करने के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। और कोयले से क्या होता था कि मतलब एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त की थी, और कोयले से ही उद्योग चलते थे, ठीक है। तो इसलिए कोयले के समीप ही उद्योग खोले जाते थे, लगाए जाते थे, ठीक है। और भी वजह हो सकती हैं कि भाई वो अपनी अपनी लाभ देखते हैं, जो कुछ भी होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ, ठीक है, ये कि अगर आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसके बारे में बता रहे थे कि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग विश्व की औद्योगिक पट्टी, औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, ये औद्योगिक पट्टियाँ हैं। विश्व में जितना भी मतलब बड़े बड़े उद्योग हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। ये देखिए चाइना से लेकर ये यूरोप तक, ये इन क्षेत्र, ये पीला पीला हल्का पीला दिख रहा है ना, ये क्षेत्र बहुत ही औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही अधिक संपन्न क्षेत्र है, ठीक है। ये पट्टी पूरी दिख रही है। और देखिए ये अमेरिका का ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र है, ठीक है। और कहाँ पर है? और कहीं नहीं है। और देखिए औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ है, तो देखिए औद्योगिक प्रदेश हमारी ये देखिए, ये गंगा जम घाटी का क्षेत्र है, मुंबई गुजरात ये क्षेत्र है, चेन्नई इधर क्षेत्र है, ठीक है। और ये फिर चाइना का क्षेत्र है, कुछ ये यूरोप में भी है। और अमेरिका का देखिए ये है ना, ये काला काला पूरा दिख रहा है, काला जो क्षेत्र दिख रहा है ये सब औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है। वैसे कुछ नहीं, इसमें आगे देख लेते हैं, इसको देखते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, ठीक है, मुंबई पुणे समूह पूरा मतलब औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, ठीक है, बेंगलोर और तमिलनाडु प्रदेश ये क्षेत्र हो गया एक। हुगली प्रदेश, हुगली नदी के आसपास जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं ना, ये सब औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है माने जाते क्या। अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश, तो ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, ये मतलब दो क्षेत्र, विशाखापट्टनम और गुंटूर क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है। गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। और देखिए आगे, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो ये औद्योगिक प्रदेश हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि औद्योगिक विपदा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो समस्या होती है उसको देख लेते हैं। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों की बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होता है। तो औद्योगिक दुर्घटना की बात कर रहे हैं। औद्योगिक विपदा या दुर्घटना क्यों आती है, तो कोई मतलब तकनीकी या जो होती है ना उसके फेल हो जाने से, या अचानक कहीं आग वगैरह लगने से, या कहीं मतलब रिवोल्ट टाइप का हो जाने से, या किसी चीज़ को लेकर समस्या हो जाती है ना, तो उसको फेल होने से, या औद्योगिक किसी उत्पादन में कोई समस्या आ जाने से, है ना, तो इससे औद्योगिक विपदा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे की बात कर रहे हैं। 12:30 ये क्या है, ये कहाँ है, क्या टाइम दे दिया गया है? हाँ, लगभग 12:30 ही मानेंगे इसको, रात के 12:30 बजे, ठीक है दोस्तों। ऐसा टाइम होता है ना, तो ये 12:30 होता है रात का, ठीक है, ध्यान रहे आपको, ठीक है।
बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। ये भारत की सबसे मतलब विनाशकारी घटना मानी जाती है और भोपाल में घटी थी ये, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादकों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड EIC गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कभी पूछ लेते कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बन जाती है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो ये गैस का नाम है MIC, ठीक है, या आपको इसको शॉर्ट में कह सकते हैं मिक, ठीक है, गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या एक से अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृत, आंतशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित हैं। तो दोस्तों ये जो इस बीमारी थी, ये जो दुर्घटना थी, इसमें लगभग 3500 हाँ 3,500 या के आसपास लोग मर गए थे, मतलब मृत्यु हुई थी उनकी, ठीक है, एक ही बात है। और जो बच भी गए थे ना उससे, इस दुर्घटना से, वो आज भी किसी न किसी प्रकार की बीमारी से प्रभावित देखे जा सकते हैं, जैसे कि अंधापन है, प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह है, उनकी जो मतलब विकलांगता है, ऐसी समस्या आ जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम नहीं, विकलांगता कह सकते हैं इसको, ठीक है, टाइप का है ना। आंतशोथ शरीर की अंदरूनी क्रियाओं में मतलब क्रियाओं पर उसका दुष्प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। ये सब बीमारियां देखने को मिलती हैं। देखिए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ठीक है, ये भोपाल की फैक्ट्री है, ठीक है, आप बंद पड़ी होगी शायद, ठीक है, बंदी है। आगे देखिए क्या है। हाँ 3 दिसंबर 2003 सॉरी 3 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कांगो चेंगगिंग में गैस कूप विस्फोटक से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो ये भी देखिए चाइना का एक प्रांत है, कैसा नाम है इसका देखिए दोस्तों, गाओ काओ चोंगगिंग। यहाँ पर गैस कूप विस्फोटक में लगभग 243 लोग की मृत्यु हुई थी और लगभग 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, ठीक है। तो ये मतलब दुर्घटना का एक उदाहरण दिया गया है चाइना में, ठीक है। और देखिए और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। इसी स्थान से लगभग 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था, उनका स्थान बदल दिया गया था। क्यों बदल दिया गया होगा दोस्तों? क्यों भाई, उसका प्रभाव अधिक और अन्य लोगों पे ना पड़े इसलिए, ठीक है। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। बहुत से लोग होता क्या है कि जैसे कि जल्दी भाग नहीं पाते, मोटे होते हैं या कुछ और समस्या होती हैं, है ना, या मतलब मौका नहीं मिलता भागने के लिए, ठीक है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो ना भागने के कारण मर गए, ठीक है, बहुत से लोग। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। तो जो लोग भाग भी गए थे ना, तो वो क्या है, वो उनकी आँखों में मतलब समस्या आ गई, त्वचा में मतलब समस्या आ गई, और फेफड़ों में ये सब अंग उनकी प्रभावित हुए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, नष्ट कह सकते हैं, है ना, नष्ट भी हुए होंगे, किसी की कुछ मतलब बहुत समस्याएं आई होंगी, ठीक है। तो बस ये मतलब काफ़ी समस्या वाली बात हो गई थी, है ना। तो जो लोग एक बात सोच रहा हूँ मैं, जो लोग छुट्टी पर थे उस समय, तो वो तो बच गए होंगे, है ना। तो देखिए जोखिम कम करने के उपाय, तो उद्योगों में जो जोखिम होता है ना, समस्या होती है जो उसको कम करने के उपाय, देखिए जोखिम कम करने के उपाय क्या है। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग दूर पर रखा जाना चाहिए। तो जो उद्योग कह रहे हैं कि उद्योग ऐसे स्थानों पर लगाए जाने चाहिए जहाँ पर अधिक जनसंख्या ना हो, जहाँ पर घनी बस्तियाँ ना हो, है ना, शहरों के बीचों बीच में उद्योग स्थापित नहीं किए जाने चाहिए, है ना। यदि कभी समस्या आती है ऐसी, तो कम से कम लोग उससे प्रभावित होंगे, ठीक है। आगे देखिए, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैली या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उसकी
उसके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने पर स्थिति में दुर्घटना होने की स्थिति में क्या करें, दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों की संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो लोग औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास रहते हैं उनको ऐसी स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में, इन विषैले पदार्थों और खतरनाक पदार्थों से बचने के उपाय के बारे में पता होना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए या उनको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और वो अपने उपाय करने में, अपनी सुरक्षा करने में वो मतलब जागरूक हो। ठीक है, सॉरी। आगे क्या कह रहे हैं, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। तो जो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी उद्योगों में आग लग जाती है ना, तो उससे चेतावनी दी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। भाई आग लगने की स्थिति में जो अग्निशामक यंत्र होते हैं ना, जिनसे आग बुझाई जाती है, वो अच्छे से मतलब उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, है ना। जैसे आग लगी तुरंत अग्निशामक यंत्र आ जाए और उनका उपयोग करके आग बुझा दी जाए, है ना, ये होना चाहिए। और विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। तो जो विषैले पदार्थ होते हैं ना फैक्ट्रियों में, उनका भंडारण करने की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी क्षमता सीमित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विषैले पदार्थों की बड़ी बड़ी मतलब कंटेनर रखी हैं, बड़ी बड़ी मतलब भंडार हैं। ठीक है, कभी समस्या आती तो भी वो पदार्थ, आग लगती है जैसे कभी, तो वो एक भयानक स्थिति का रूप ले सकती है ना। तो भंडार उनकी निश्चित होनी चाहिए और सीमित होनी चाहिए और उनको मतलब सुरक्षा के घेरे में रखा जाना चाहिए। ठीक है, और आग लगने वाली स्थिति से दूर रखा जाना चाहिए, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। आगे देखिए, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये जो उद्योग हैं यहाँ पर क्या, उन पर उद्योगों में क्या होना चाहिए, तो प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रण करने के जो उपाय होते हैं ना, उनको मतलब उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, है ना। आगे देखिए, तो ये तो उपाय हो गए। आगे देखिए क्या है, क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो कह रहे हैं, जो उद्योग उभर रहे हैं ना, जो उद्योग मतलब काफ़ी विकास कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं ना, तो उन उद्योगों को क्या कहा जाता है कि सनराइज उद्योग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। तो इन उद्योगों में कौन कौन से उद्योग शामिल हैं, तो क्या क्या, हाँ देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। ठीक है, तो सनराइज उद्योगों में कौन कौन से उद्योग शामिल हैं आप देख लें एक बार। और सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर्स वाली जो जितने भी उद्योग हैं ये सनराइज उद्योगों में गिने जाते हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य संबंधी, जो भी स्वास्थ्य संबंधी उपकरण बन रहे हैं, जो दवाइयाँ बन रही हैं, मेडिकल साइंस जितनी भी तरक्की कर रहा है, ये सनराइज उद्योगों में गिने जाते हैं। ठीक है, और देखिए, सत्कार यानी कि जो मानव के विकास की कार्य, ठीक है, जो भी सत्कार यानी विकास कह सकते हैं। ठीक है, जितने भी मानव के विकास की जो उद्योग बन रहे हैं ना, मानव की जीवन में मतलब उपलब्ध, जीवन को बेहतर बनाने के जो कार्य हो रहे हैं उद्योगों में, इनको भी सनराइज उद्योगों में गिना जाता है। ठीक है, और ज्ञान से संबंधित जितने भी उद्योग हैं जो मानव के ज्ञान को लेकर, ज्ञान वर्धक चीज़ों को बनाना, ज्ञान की मतलब वस्तुओं के निर्माण में और ज्ञान को बढ़ावा देने वाली जो भी उद्योग हैं, ये सनराइज उद्योगों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आगे देखिए, प्रमुख उद्योगों का वितरण। देखिए, विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। तो देखिए, विश्व के प्रमुख उद्योगों में कौन कौन से उद्योग हैं, तो लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, तो ये विश्व के प्रमुख उद्योगों में गिनी जाती है। आगे देखिए, लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग है। ठीक है, उद्योगों में शामिल है। ठीक है, ये बात है। तो लौह इस्पात देखिए, जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जब क्या हुआ था कि जो यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ वगैरह मतलब खुली थी, ठीक है,
सबसे पहले औद्योगिकरण यूरोप में हुआ था, यूरोप में भी ब्रिटेन में, ठीक है दोस्तों। ब्रिटेन है, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा विकास किया था, ठीक है। तो हम ब्रिटेन को प्रमुख मानते हैं क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन में ही हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले जो विकास करने वाला उद्योग था तो वो लोहा उद्योग था, ठीक है। और उसके और कौन सा, तो ये दोनों साथ साथ मान सकते हैं, ये दोनों उद्योग साथ साथ संपन्न हुए थे, और वस्त्र उद्योग, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है, आईटी सेक्टर बता रहे हैं, आईटी उद्योग है ना जो, ये नए उद्योगों में शामिल हैं, ठीक है, नए उभरते हुए उद्योगों में, ठीक है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। तो कह रहे हैं कि वे देश जिनमें लोहा इस्पात उद्योग स्थित हैं, तो वे कौन कौन से हैं, तो आज के दौर में देखिए जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस, ठीक है। तो इनमें यहाँ पर क्या है कि ये लौह उद्योग अभी मतलब अभी भी फल फूल रहे हैं। वैसे तो फल फूल तो हर जगह रहे हैं, हमारे भारत में भी हैं, है ना। तो क्या वो मतलब माने नहीं जाएंगे, लेकिन बड़े स्तर पर ये देश मतलब प्रगति कर रहे हैं, इसलिए इनको मतलब प्रमुख उद्योगों में रखा जाता है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। देखिए दोस्तों, वस्त्र उद्योगों में हमारा भारत बहुत आगे है, ठीक है। भारत और हांगकांग ये मतलब एशिया में ही पड़ता है, और ये चाइना की मतलब चाइना का ही एक क्षेत्र कह सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, चाइना का ही क्षेत्र मान सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दक्षिण कोरिया भी देखिए आप दोस्तों, काफ़ी मतलब अच्छा देश है, और भारत से अच्छी संबंध है उसके, ठीक है। और जापान की भी भारत से अच्छी संबंध है, ठीक है। तो ये जापान, ताइवान चाइना से अलग हुआ है, लेकिन वो चाइना उस पर अपना मतलब अधिकार स्थापित करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो ये भी मतलब ये क्या है, तो वस्त्र उद्योग में अग्रणी है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी कि आईटी सेक्टर, आईटी उद्योग है ना जो, ये कहाँ कहाँ संपन्न हो रहे हैं, ये कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, तो देखिए इनके मुख्य केंद्र कहाँ है, देखिए मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। उत्तरी अमेरिका के मध्य कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, ये सिलिकॉन घाटी बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक है। तो सिलिकॉन घाटी सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत अग्रणी और बहुत आगे फैला हुआ मतलब आगे बढ़ा हुआ उद्योग है, ठीक है। और भारत में कौन सा, तो भारत में बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर बहुत बेहतरीन और बहुत आगे है इन उद्योगों को लेकर, ठीक है। आगे देखिए लोहा इस्पात उद्योग, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। तो लोहा उद्योगों में ये उद्योग शामिल है, ठीक है। यह एक पोषक उद्योग है, लोह उद्योग एक पोषक उद्योग माना जाता है। कैसे, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों कैसे, जब आप जानते हैं आप लोग कि लोह उद्योग से क्या होता है कि जो उपकरण वगैरह बनते हैं, तो फिर इन उपकरणों का अन्य उद्योगों में उपयोग होता है ना। लोह उद्योग पर अन्य उद्योग डिपेंड है, निर्भर हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि हाँ, उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो अन्य उद्योग होते हैं ना दोस्तों, इनमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है ये सब बता रहे हैं, है ना। तो क्या क्या है, देखिए निवेश, पूंजी मतलब जो निवेश होता है, श्रम ना, जो मजदूरी लोग काम करते हैं, ठीक है। तो और स्थान की तो ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये पहले भी बता दिया, लेकिन फिर भी आ गया है तो बता देते हैं। अब संरचना यानी कि कैसे स्ट्रक्चर वगैरह होगा, कैसे उद्योग की आकार नक्शा वगैरह होगा, ठीक है। इसके साथ साथ लो अयस्क की भी आवश्यकता पड़ती है उद्योगों में, ठीक है। कोयले की आवश्यकता पड़ती है उद्योगों में, अन्य उद्योगों की बात कर रहे हैं। चूना पत्थर इनकी भी आवश्यकता पड़ती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और कच्ची माल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये सब सम्मिलित हैं। लो अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। तो लो अयस्क के से लेकर
लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। देख रहे हैं, तो इनमें क्या होता है कि अन्य प्रकार के उद्योगों पर डिपेंड करते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार की मतलब स्ट्रक्चर से, संरचनाओं से और कह सकते हैं कि चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, कच्ची माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। जो कच्चा माल होता है उद्योगों के लिए उपलब्ध मतलब कराया जाता है, जो उद्योग के मालिक होते हैं वो मंगाते हैं, तो वहाँ उन्हें कच्ची माल को कहाँ रखते हैं, तो झोंका भट्टी बोलते हैं। मतलब उनको जो मतलब भंडार गृह होती होंगी उनको झोंका भट्टी कहते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, जहाँ यह प्रगलित होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, तो इस्पात वाले उद्योग की बात कर रहे हैं। तो इस्पात मतलब जो लोहे बनाने वाली कारखाने होते हैं ना, तो यहाँ पर तो वही उसको झोंका भट्टी ही कहा जाता है। ठीक है, मैंने समझा किसी और उद्योग की बात कर रहे। ठीक है, तो लोहा जैसे कभी कहीं से लोहा खुद कर आया, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे कि कहीं स्टोर कर देंगे, फिर धीरे धीरे उसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसका मतलब प्रगलन किया जाता है, फिर गला कर उसको ढलमा लोहा, पिटमा लोहा, इन लोहों में मतलब पिघला कर एकदम पानी बना दिया जाता है। उसको फिर अन्य आकार के जो भी उपकरण बनाने उनको आकार दिया जाता है। ठीक है, और सरिया होती है ना, प्लेट से चादर बनाई जाती है, फिर उनको काट काट कर जो भी छोटे छोटे उद्योग होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, तो फिर वो जो भी बनाना चाहे बनाते हैं। ठीक है, तो झोंका भट्टी में ये कच्चा लोहा स्टॉक किया जाता है। ठीक है, स्टॉक किया जाता है, जहाँ पर यह प्रगलित होता है। ठीक है, चित्र 5.6 में देखिए, आगे देखने को मिलेगा। इसके बाद यह परिशोधित होता है। परिशोधित यानी कि उसमें जो कुछ भी मिट्टियाँ मिली रहती हैं, अन्य कंकड़ पत्थर, मिट्टी, रेत, बालू, जो कुछ भी लकड़ी वगैरह, जो धूल मिट्टी जो कुछ भी मिला होता है उसको अलग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, तो प्रगलित यानी कि उसको गलाया जाता है, उसके बाद परिशोधन किया जाता है। ठीक है, गलाने के बाद पिघल जाएगा वो लोहा, उसके बाद वो उससे कचरा निकाल दिया जाएगा जो कुछ भी हो। ठीक है, परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। उसके बाद जो प्राप्त होता है साफ होने के बाद, तो वो इस्पात होता है यानी कि। ठीक है, फिर उससे जो कुछ भी बनाना चाहे बना सकते हैं। आगे देखिए, जो अन्य उद्योगों में कच्ची माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अन्य उद्योगों में क्या होता है, फिर उसको भेजा जाता है, जैसे रोल बनाकर, बड़ी बड़ी मतलब एक प्लेट सी बनाकर, चादर बनाकर, या छड़ें बनाकर, या कोई बड़ा एक मतलब बिस्किट सी बनाकर, या बिस्किट तो बहुत बड़े छोटे हो जाते हैं ना, लोहे के इतने बिस्किट क्या होता, बड़ी बड़ी पार्ट बनाकर भेजा जाता है। फिर उनको जो उद्योगों में भेजा जाता है, तो उनके मतलब फिर वहाँ पर वो गला के उनको शेप दिया जाता है। जैसे कि क्या कह सकते हैं कि हथौड़ी का, मतलब मान लीजिए हथौड़ा हथौड़ा तो हथौड़े की उद्योग में गया तो वहाँ पर हथौड़े का आकार दे दिया जाएगा। एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, ऐसे कोई ऐसा कुछ क्लू नहीं है। ठीक है, फिर ये सब कार्य चलते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो इस्पात कच्चा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस्पात होता है ना, कच्चा होता है, बिल्कुल नरम मुलायम मुलायम। ठीक है, तो उसको जो आकार में देना चाहें आकार दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको मतलब उस पर उसको और पिघला कर कुछ कार्य करने के बाद और प्रक्रियाओं के माध्यम से फिर उसमें और अन्य केमिकल्स, रसायन में अन्य धातुएं मिलाने के बाद उसको मतलब मजबूत किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए, हाँ, आसानी से काट दिया जाता है, काट दिया जा सकता है, अथवा ऐसे तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस्पात से मतलब जो कुछ भी बनाना चाहें, तो तार तो एक उदाहरण है। एल्युमिनियम, निकल, तांबा, ठीक है, जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जाती हैं। तो जो वो इस्पात होता है ना, जो इसमें अन्य प्रकार की जो भी तांबा, एल्युमिनियम, ये सब धातुएं मिलाकर इनका मतलब क्या बनाया जाता है, तो मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है, मिश्र धातु से फिर क्या होता है, तो इनका मिश्र धातु की सिक्की बनाई जाती है, और घरेलू उपकरण बनाई जाती है, मशीनों की पुर्जी बनाई जाती है, और भी जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं, और भी मतलब आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो सब इनसे बनाई जाती हैं। ठीक है, लोहे की और अन्य धातुओं की जो चीज़ें देखते हैं, जो भी दिखती हैं वो सब इन्हीं से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। क्या करें, ये मिश्र धातुएं होती है ना, ये इस्पात को क्या क्या सुविधा मौजूद कराती है, तो देखिए, सामान्य कठोरता, मतलब मुझे इस्पात कह रहे हैं, इस्पात कठोर नहीं होता, बिल्कुल मुलायम होता है, तो उसमें कठोरता मतलब अधिक कठोर भी नहीं बनाता और बिल्कुल मतलब नरम भी नहीं बनाता। ठीक है, मतलब एक
मीडियम आकार दे दिया जाता है, ठीक है। सामान्य कठोरता, दृढ़ता यानी कि मजबूती उसकी, ठीक है। और जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। भाई कॉपर मिला दिया जाए और स्टील मिला दिया जाए, तांबा मिला दिए, मतलब तांबा नहीं, एल्युमिनियम मिला दिया जाए, ठीक है, तो लोहे में, तो फिर उसकी जंग लगने की क्षमता घट जाएगी कि नहीं, है ना। तो ये होता है। और प्रॉपर लोहा होगा तो उसमें जंग लगने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, आगे देखिए। हाँ इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो इस्पात क्या है, तो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी कहला जाता है। मेरुदंड या कह सकते हैं, मेरुदंड जो सिर में होता है ना, गर्दन के ऊपर, ये मेरुदंड ही कहलाता है। तो मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी का पूरा हिस्सा होता है, ठीक है। मेरुदंड कह सकते हैं कि एक बॉन, मतलब एक रीढ़ की हड्डी, या मतलब एक मुख्य किरदार कह सकते हैं, है ना। ये प्रमुख चीज़ मानी जाती है, ठीक है। आगे देखिए, लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, ये वे या तो लोहा या इस्पात से बनी हैं, ठीक है। तो हम जितने भी आजकल अपने आसपास जो वस्तुएं देखते हैं दोस्तों, ये सब इन्हीं चीज़ों से बनती हैं, ठीक है, इस्पात वगैरह से, लोहे से, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आ, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हैं। तो ये जो चीज़ें बता रहे हैं ना, पोत, रेलगाड़ियाँ, ट्रक, ऑटो मोबाइल्स की जितनी भी गाड़ियाँ हैं आजकल जो बन कर आ रही हैं मार्केट में, ठीक है। और भी अन्य प्रकार के सामान, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अन्य सामान जितने भी आप सोच सकते हैं, तो ये अधिकांश इस्पात से बने हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं, वे भी इस्पात से बनी हैं। सुइयाँ दिखते हैं दोस्तों घरों में कितनी छोटी होती है लेकिन कितनी काम की होती है ना। तो ये भी इस्पात से बनती हैं। आगे देखिए, वे भी इस्पात से बनती है। हाँ, यहाँ तक तो हो गया था। सेल कूप इस्पात से बनी मशीन से वेदित किए जाते हैं। सेल कूप क्या होता है दोस्तों, सॉरी तेल कूप बोल रहे हैं, तेल कूप तेल कूप इस्पात से बनी मशीन से वेदित किए जाते हैं, ठीक है। तो तेल कूप की जो मतलब होते हैं ना, तो तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये बहुत अन्य प्रकार की जितनी भी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रही हो, वो भी इस्पात से ही मशीन, लोहे वगैरह से, इन सब चीज़ों से ही बनती है, ठीक है। आगे देखिए, इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है, खनिजों का खनन किया जाता है। खनिजों की खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होती हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। तो कह रहे हैं कि 1800, मतलब जी चीज़ें बता रही हैं, जितनी भी सब कृषि वगैरह, यंत्र वगैरह, ये सब भवन का निर्माण, ये सब सामान इस्पात से बनाया जाता है, ठीक है, ये कह रहे हैं। और 1800 ईस्वी के समय इस्पात उद्योग वहाँ स्थापित किए गए थे, कह रहे हैं, जहाँ पर कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से प्राप्त होता था, ठीक है, ठीक है। तो ये एक मतलब मुख्य वजह थी कि यहाँ पर उद्योग बनाए जाएँ, स्थापित किए जाएँ, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें नहीं मौजूद थी उस समय, जैसे कच्चा माल, विद्युत, तो बिजली की आपूर्ति, ठीक है, और जो बहता हुआ जल, ये मौजूद नहीं था, तो वहाँ पर उद्योग लगाना मतलब उचित नहीं समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। उसके बाद क्या हुआ कि उद्योगों को मतलब इन चीज़ों के अलावा ये भी देखने लगे कि भाई कोयला क्षेत्र है, उसके समीप उद्योग खोले जाएँ, नहरों के समीप उद्योग खोले जाएँ, रेलवे स्टेशनों के आसपास उद्योग खोले जाएँ। क्यों कि उससे वहाँ से अब मतलब ट्रांसपोर्ट और अन्य जो सुविधाएं वो प्राप्त होती रहेंगी, है ना। तो ये हो गया था। आगे देखिए, 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हुए। तो 1950 के बाद उद्योग कहाँ लगाए जाने लगे, तो समुद्रों के पास, ठीक है। आगे देखो, जो समुद्र के तटीय प्रदेश होते हैं ना, वहाँ पर। आगे देखिए, हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि इस्पात निर्माण का कार्य एक विशाल काम बन गया था, ठीक है। और इस पर मतलब वो बहुत अधिक मतलब लोग निर्भर भी होने लगे थे, ठीक है। और ज़रूरतें इंसान की बढ़ती हैं तो फिर क्या होता है, होता यही है कि भाई बड़ी बड़ी उद्योग खुलेंगी, फिर क्या है, ठीक है।
आगे देखिए, इंसान प्रकृति के साथ कितना अनाप शनाप खिलवाड़ करता है, तो वही हुआ। आगे देखिए, हाँ, भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ती श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। ठीक है, तो भारत में किन चीज़ों का लाभ लेते हुए जो उद्योग विकसित हुए थे, तो कच्चा माल, हाँ, कच्चा माल, सस्ती श्रमिक, परिवहन और बाजार, ठीक है, और इनका लाभ लेते हुए विकसित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़ते हैं, ऊपर कुछ छोटा है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये काफ़ी लंबा छूट रहा था, ये देखिए, हाँ, शब्दावली। प्रगलन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों या गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। ठीक है, प्रगलन देख लें आप दोस्तों, ये शब्दावली है, परिभाषा कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, ये अच्छा है कुछ। देखिए, 8 टन कोयला, ठीक है, 8 टन कोयला प्लस 4 टन अयस्क, ठीक है, और 1 टन चूना पत्थर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 4 12 1 13। उसके बाद 1 टन इस्पात प्राप्त होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, कितनी चीज़ों को मिलाने के बाद ये सब बना। आगे देखिए, ये चित्र छूट रहा था, मैं इसको देख लेता हूँ। लोह अयस्क है ये, ठीक है, ये कहीं से डाला जा रहा है। ठीक है, ये इसमें आएगा, ये फिर इसमें आग जल रही है, बताइए क्या है। चूना पत्थर पड़ा हुआ है, यहाँ से एक तरह से चूना पत्थर आ रहा है, चूना पत्थर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि हाँ, और कोल, चूना पत्थर और कोल। ठीक है, झोंक भट्टी, ये झोंक भट्टी इसमें डाला जा रहा है। ठीक है, ये मतलब अधिक तापमान पे गर्म वायु यहाँ से निकल रही हैं, मतलब गर्म वायु जा रही है इसमें अधिक। और इसके बाद ये धातुमल और प्रगलित लोहा, झोंका भट्टी में लोहा अयस्क से इस्पात तक। ठीक है, ये किस प्रकार इस्पात बन रहा है, इसकी स्थिति बताई जा रही है। सॉरी, 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। देखिए, तो 1850 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति ऐसी थी। ठीक है, उसके बाद 18 ये ऐसी बनी उद्योग। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, कुछ उनका मतलब किस तरह से उन्होंने औद्योगिकरण ने विकास किया वो दिखा रहे हैं। 1950 से अब तक का ये सर्वोच्च अवस्थिति ये है। ये चित्र पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो ये कैसे उद्योग बने हुए थे। ठीक है, तो ये आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि लौह इस्पात औद्योगिक परिवर्तनशील स्थिति कह सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए क्या है, तो कहाँ पर, ये देखिए क्या है, हाँ, विश्व प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हैं, तो कहाँ पर कौन कौन सा लोहा प्राप्त होता है, तो ये। ठीक है, ये ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, ये लोहा उत्पादन में अग्रणी देश हैं। ठीक है, हमारे भारत में ये शायद झारखंड वगैरह इन क्षेत्रों में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये यहाँ पर हमने छोड़ दिया था, सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, एक ही प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग उत्पादक केंद्र ये एक ही प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे कहते हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं, तो ये जो देश, ये क्षेत्र है ना, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बर्नपुर ये शायद झारखंड में या उड़ीसा में होगा। ठीक है, जमशेदपुर ये झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, और राउरकेला ये भी शायद आ, ये भी शायद झारखंड में ही है, मुझे कंफर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये उड़ीसा में हो सकता है। ठीक है, बोकारो ये भी शायद बोकारो स्टील प्लांट शायद झारखंड या उड़ीसा में से है, मुझे कंफर्म नहीं है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। ये सब मतलब एक ही क्षेत्र में है। ठीक है, आगे देखिए, जो 4 राज्यों में फैले हैं, वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहा और इस्पात प्राप्त होता है। जहाँ से भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में एवं तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये उन क्षेत्रों के नाम बता रहे हैं जो मतलब खनिज उद्योगों के या इस्पात उद्योगों के मामले में आगे हैं। ठीक है, जमशेदपुर को देख लेते एक नज़र से, एक नज़र में 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। ठीक है, यह निजी स्वामित्व में था। ठीक है, ये निजी स्वामित्व में किसके था, तो रतन जमशेद वगैरह, जमशेद टाटा के। ठीक है, आगे देखिए, हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। क्या कह रहे हैं कि हाँ, झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में, साकची कोई जगह है वहाँ पर 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। औद्योगिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात के केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, ये उद्योग। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई अंग्रेजों का समय था तो वो कैसे उद्योग फल फूल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को बहुत अधिक मात्रा में मतलब हथियारों की और अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो उन्होंने भारत में स्थित इस उद्योग के साथ, जमशेद टाटा के साथ एक समझौता कर लिया था और वहाँ से उनको हथियार, उपकरण और जो भी लोहे से बनी सामग्री होती है, सामान होता है, ये सब प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो वो इस उद्योग का मतलब इस उद्योग में कुछ मतलब पार्टनरशिप टाइप का भी करे होंगे, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मतलब उन्हें ये सब चीज़ें प्राप्त हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया था। और कुछ और भी मतलब उनकी पर्सनल हित होगी इसलिए। ठीक है, आगे देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए खरकाई नदी है ये, और ये स्वर्णरेखा नदी है, ये आदित्यपुर है ये, हाँ ये ऐसा चित्र है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन है ये। ठीक है, ये टाटा इस्पात कार्य है, ये गोल्फ कोर्स वगैरह, ये कुछ मतलब ऐसा क्षेत्र है। ये मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, मुख्य सड़क मार्ग है, रेलवे लाइन है। ठीक है, ये जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की स्थिति बता रहे हैं। ठीक है, साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। देखिए, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, यह स्थान लोहा अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। कोयला के निकट इसलिए था क्योंकि कोयला मतलब कोयला नहीं, कोलकाता क्योंकि कोलकाता में सबसे पहले अंग्रेजों ने मतलब अपना मतलब बेस बनाया था ना, तो उन्होंने कहा कि हमारी नज़दीकी है। ठीक है, और उनको सुविधा भी तो थी भाई, नदियां हैं और अन्य समुद्रों के पास है, और भी उनके पास जो उन्हें ज़रूरत थी वो सब मतलब उपलब्ध था। ठीक है, आगे तो उपलब्धता थी, है ना। तो ये आगे देखिए, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था, विशाल बाजार कहाँ, तो कोलकाता में विशाल बाजार उपलब्ध था। बहुत बड़ी बड़ी मतलब निर्माण कार्य हो रहे थे उस समय अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में। ठीक है, और क्या देखिए, टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। तो ये मतलब अन्य क्षेत्र वहाँ पर उद्योग स्थापित करने की ये भी वजह थी कि भाई टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला मिल रहा था, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क मिल रहा था, और चूना पत्थर मिल रहा था, डोलोमाइट मिल रहा था, मैग्नीज प्राप्त हो रहा था। तो ये सब मतलब ज़रूरी चीज़ें थी उद्योग के लिए, है ना, इसलिए। खरकई और स्वर्ण रेखा नदी से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। तो खरकई और स्वर्ण रेखा नदी से क्या होता था कि पर्याप्त जल की आपूर्ति हो जाती थी, जल की पूर्ति होती थी। ठीक है, और देखिए, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रासायनिक इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। आज भी किया जाता है, उस समय भी किया जाता था और आज भी किया जाता है। ठीक है, इसलिए
ठीक है। तो ये चीज़ें बनती थी, ठीक है। और क्या है आगे देखिए, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। तो भारत में क्या हुआ, औद्योगिक विकास के बाद ही अन्य उद्योग की स्थापना होने लगी थी, ठीक है। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपनी आधारभूत संरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। कि कह रहे हैं कि भारत में जो भी उद्योग हैं ये अन्य उद्योगों पर निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि एक उद्योग दूसरे उद्योग की के लिए चीज़ें उपलब्ध कराता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ें हों, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीय उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। इसमें क्या है, द्वितीयक मिल यानी कि जो मिल होती है ना, रोलिंग मिल यानी किसी चीज़ को निर्माण के लिए रोल वगैरह बनाए जाते हैं ना, जैसे कि लोह इस्पात बनाने के लिए मतलब लोहा बन गया, तो लोहे की चादर वगैरह बनाकर उनको किसी दूसरे उद्योग में भेजा जाता है, फिर उनको वहाँ रोल किया जाता है उनकी चादरों को। गलत सॉरी, ये तो गलत बोल रहा हूँ मैं। कहने का तात्पर्य ये रोलिंग मिल यानी कि जैसे कि कोई भी सामग्री है उसके लिए मतलब पन्नी पॉलीथिन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ना, रोल जो जैसे बिस्किट के पैक का उदाहरण ले रहे हैं हम, बिस्किट के बन रही है, बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट बन रही है, ठीक है। तो उसमें बिस्किट पैकिंग किस में करेंगे, तो उसकी पन्नी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसको रोल, पन्नी का रोल बनती है कहीं किसी अन्य उद्योगों में। तो वो उद्योग उस उद्योग पर निर्भर है एक दूसरे पर, है ना। बिस्किट वाला पन्नी वाली पर निर्भर है और पन्नी वाला बिस्किट वाली पर निर्भर है ना, कि ठीक है। तो ये होता है, डिपेंडेंसी रहती है एक दूसरे पर से, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि पिट्सबर्ग को देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, हाँ, तो पिट्सबर्ग देखते हैं, ये कहाँ पर है, अमेरिका का प्रांत है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, ठीक है। आगे देखिए, पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जो पिट्सबर्ग अमेरिका का जो क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर क्या है कि इसको मतलब बहुत सुविधाएं प्राप्त है, ठीक है। सुविधाएं ऐसी कि भाई इनसे क्या है कि ये उद्योग बहुत फल फूल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपस्थित है, ठीक है। जबकि लो अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, कच्चा माल वहीं पिट्सबर्ग में मौजूद है, ठीक है। और देखिए, जो लोह अयस्क है ये मिनेसोटा की लोहे की खान से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखिए, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, देखिए काफ़ी दूर है, फिर भी मतलब ये काफ़ी संपन्न क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए, इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोच्च मार्ग ग्रेट लेक जल मार्ग आता है। देखिए, इतना दूरी पर स्थित होने के बाद भी ये काफ़ी मतलब एक दूसरे पर मतलब डिपेंड है और काफ़ी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जल मार्ग में किसी भी चीज़ को लाने ले जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है ना, और ईंधन की भी खर्ची मतलब इतना अधिक खर्चा नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है। आगे देखिए, होता है रेलगाड़ियों, हाँ, ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है, ठीक है। तो रेलगाड़ियों से आया आता है सामान ये, ठीक है। आगे ओहियो, मोनोंग हेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। तो ये ओहियो, मोनोंगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखिए, आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। क्यों भाई, उस समय होंगी, लेकिन आज मतलब इतनी बड़ी मिल्स वगैरह नहीं रही हैं, है ना। आगे देखिए, ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो उस समय काफ़ी उद्योग फल फूल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कम हो गए और आज ये निचले स्थानों पर मौजूद हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं।
तो ये इन क्षेत्रों में क्या है कि अन्य कारखाने मौजूद है। कौन कौन से? तो देखिए, रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में अ, है। ठीक है, तो ये कच्चे माल के रूप में ये उद्योग काम करती है। ठीक है, आगे देखिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आगे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग को देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। धागे से दोस्तों कपड़े की बुनाई बहुत प्राचीन कला है। ठीक है, कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। ठीक है, आज भी है और उस समय भी होता रहा है इतिहास में। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। तो दोस्तों जो रेशे होती है ना, ये वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करती हैं, जैसा आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें क्या बताना। आगे देखिए, रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। तो रेशे होते हैं ना, जो कपड़े में मैं कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिन रेशों से बने होते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव निर्मित भी हो सकती हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे। और ठीक है, मानव निर्मित रेशों में क्या आता है? तो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। ठीक है, तो ये मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक है, आगे देखिए, और सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक हैं। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, ये विश्व के सबसे प्राचीन उद्योगों में माने जाते हैं। ठीक है, 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकला कताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता है। तो जब 18वीं सदी में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, तो उस समय क्या होता था कि जो सूती वस्त्र के कपड़े होते थे वो हाथ की कताई से बनाई जाती थी। और इंडिया की उद्योग उसमें बहुत ही उच्च लेवल पे थे, बहुत ही संपन्न थे, बहुत ही मतलब विश्व में फेमस थी। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ के लोगों को मतलब बहुत ही अच्छा कारीगर और एक बहुत ही उस कुशल कारीगर समझा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। तो पावर लूम ये दोस्तों किसी ने खोज की थी, उसका नाम आप NCERT हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने अच्छी से समझाया है इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के निर्माण में अग्रणी हैं। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, भारत में अत्युत्तम सबसे कह सकते हैं, भारत में सबसे उत्तम गुणवत्ता की सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। तो कह रहे हैं कि भारत में सूती वस्त्र के निर्माण में, और वो भी विशेष प्रकार के वस्त्र निर्माण में एक परंपरा रही है। भारत में बहुत पुराने समय से और बहुत अच्छे किस्म का वस्त्र निर्माण किया जाता रहा है शुरू से, हमेशा से। ठीक है, आगे देखिए, ये परंपरा रही है, भारत ने ही सबसे पहले मतलब लोगों को, विश्व के लोगों को अच्छे किस्म के कपड़े उपलब्ध कराए, अच्छी किस्म का रेशम का, मतलब रेशम तो नहीं, रेशम तो चाइना ने किया था। अच्छे वस्त्र के ऊनी कपड़े ये सब भारत से ही लोग ले जाते थे और भारत का कपड़ा उस समय बहुत ही फेमस था। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ठीक है, ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के किलो तथा बुरहानपुर व सूरत व बड़ौदरा के सुनहरे जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे। तो ये दोस्तों ये क्षेत्र बता रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उस समय कपड़े की निर्माण में, है ना। भारत के ये जो क्षेत्र थे बहुत महत्वपूर्ण थे और विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध थे, विश्व के लोग काफ़ी प्रभावित थे हमारे यहाँ के कपड़ों से। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा था। ये जो वस्त्र थे ये हाथों से बनाए जाते थे। ठीक है, बड़ी विशेष प्रकार से बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ ये महंगे पड़ते थे। ठीक है,
और बनने में अधिक समय भी लेते थे। तो इनमें समय लगता था बनाने में, ठीक, और महंगे होते थे। आगे देखिए, इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पर पश्चिम के नए वस्त्र उद्योग वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। तो कह रहे हैं कि ये परंपरागत ट्रेडिशनल जो उद्योग थे भारत के, ये पश्चिम यानी कि यूरोप वगैरह जो है देश है ना, यूरोपीय देशों से मतलब प्रतियोगिता नहीं कर सके। और वहाँ पर जो मशीनें बना रही थी ये, तो उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सके, कंपटीशन नहीं कर सके। इसलिए हमारे यहाँ के उद्योग मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगी, या यूँ कह सकते हैं कि मिटने लगी, समाप्त होने लगी, सिमटने लगी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि उनसे टक्कर नहीं ले पाए, ठीक है, यही की बात है। आगे देखिए, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करती थी। कौन? तो वही यूरोप के जो देश, यूरोप के जो वो थे ना, मतलब उद्योग वो, ठीक है। सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली मतलब कपड़े बनाकर विश्व में मतलब बेचने लगे थे, ठीक है। तो ये आगे देखिए, पहली सफल संयंत्र यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। तो दोस्तों, सबसे पहली वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया था यूरोपीय वासियों द्वारा? तो मुंबई में 1854 में, ठीक है। आगे देखिए, कोसड़ आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पत्तन कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। तो कह रहे हैं कि भारत की जो बाजार थे, भारत की जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, और यहाँ की जो भी मौजूदा हालात थे, मौजूदगी उस समय के जो हालात थे, वो इन उद्योगों को, जो ब्रिटेन के उद्योग थे, उनको फलने फूलने में मतलब ये स्थिति मतलब उच्च कोटि की रही, कह सकते हैं, अच्छी रही उनके लिए, या उनके लिए लाभदायक रही, कह सकते हैं। आगे देखिए, प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा। शुरुआत में कह रहे हैं कि शुरुआत में ये उद्योग जो थे ब्रिटेन के लोगों के द्वारा खोले गए थे। ये शुरुआत में महाराष्ट्र और गुजरात की जो आर्द्र जलवायु थी उसके कारण पनप रहे थे, ठीक है। और लेकिन वर्तमान में आर्द्रता किसी कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन आज के समय में क्या है, तो आज के समय में दोस्तों जो आर्द्रता, नमी, ऊष्मा है ना, जो गर्मी, हीट वगैरह जिस प्रकार का माहौल होने चाहिए फैक्ट्री में, उस प्रकार का माहौल कृत्रिम तरीके से बनाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये है। आगे देखिए, लेकिन हाँ, यहाँ तक तो हो गया था। और कच्ची कपास शुद्ध होती है। कच्ची कपास के बारे में बोल रहे हैं कि ये शुद्ध होती है, ठीक है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। कह रहे हैं कि और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है, ठीक है। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गए। कह रहे हैं कि इसलिए ये उद्योग जो थे, जो ब्रिटेन के लोगों ने खोले थे, यूरोप के लोगों ने खोले थे, तो वो ये इन क्षेत्रों में फैल गए, ठीक है। आगे कह रहे हैं, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं, ठीक है, वस्त्र उद्योगों की दृष्टि से, ठीक है। देखिए, क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित किया गया था, हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था, ठीक है। तो ये मतलब बता रहे थे, उसके बाद मुंबई में खोला गया था, ठीक है। क्या आप जानते हैं, ये देख लेते हैं, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। तो 1/3 हिस्सा, लगभग 1/3 हिस्सा, मतलब भारत के भारत में जितने भी वस्त्र बनते हैं ना, इनका 1/3 हिस्सा मतलब दूसरे देशों में भेजा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अहमदाबाद को देख लेते हैं एक अच्छे से मतलब ध्यान से। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई। यह यदा शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण नगर बन गया था, एक ही बात है, ठीक है। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आज भी। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के
का विकास में सहायक हैं। तो कह रहे हैं कि जो अहमदाबाद की स्थिति है ना, ये मतलब बस यहाँ की वस्त्र उद्योगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये स्थिति अहमदाबाद में सूती वस्त्र के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर जो वातावरण है, माहौल है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए, और आगे देखिए, हाँ, सहायक महत्वपूर्ण एक ही बात है। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाली क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। तो अहमदाबाद क्या है दोस्तों, गुजरात में कपास बहुत अच्छा होता है, अहमदाबाद में भी अच्छा कपास पैदा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी नज़दीकी कारण भी मतलब ये उद्योग अच्छा फल फूल रहा है। मान के चलिए उद्योग कपड़ा उद्योग अहमदाबाद में है और कपास पैदा हो रही है आसाम से, तो कैसे ट्रांसपोर्ट में बहुत खर्चा आएगा ना, तो ये इसलिए नज़दीकी कच्ची माल के नज़दीकी उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, भले ही मतलब 100, 200, 400, 500 किलोमीटर हो दूर हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 2000, 4000 किलोमीटर हो, नहीं, ये दिक्कत हो जाती है। आगे देखिए, हाँ, यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है, जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श है, सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इन उद्योगों को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराती हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब आदर्श स्थितियाँ मौजूद हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो लोग बाग हैं, ये उद्योगों के लिए मतलब श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, और उद्योगों में मतलब जो कुशल और अर्धकुशल श्रमिक है ना, ये उनके रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर घनी आबादी है, लोग बाग बहुत हैं। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में श्रमिक मौजूद हैं और उपलब्ध भी हैं। ठीक है, एक ही बात है। आगे कह रहे हैं सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। और इन दोस्तों कह रहे हैं इन क्षेत्रों में बेहतरीन रोड हैं, रोड स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए भी ये ज़रूरी है, मतलब यहाँ पर उद्योगों की स्थिति, मौजूदा स्थिति अच्छी है। इस तरह इसकी बाज़ार तक सरल पहुँच उपलब्ध है। ठीक है, नज़दीक में मुंबई पत्तन इसी मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र को निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो मुंबई क्षेत्र है, ये मतलब बंदरगाह है, ये मतलब मशीनों के निर्माण में, बाहर से मशीन आती है ना, उनको भी मतलब यहाँ पर अच्छी से समय पे प्राप्त कर पहुँचा देता है। और मुंबई बंदरगाह से जो कच्चा माल नहीं, जो मतलब कपड़े वगैरह होते हैं ना, विदेशों में भेजे जाते हैं, तो आसानी से मतलब वहाँ पर पोर्ट पे ले जाके भेज दिया जाता है। ठीक है, विदेशों में जहाँ पर जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए, परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत सी वस्त्र मिल बंद हो चुकी हैं, देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। तो कह रहे हैं वर्तमान में अहमदाबाद की जो मिलें हैं ना, सूती कपड़े की मिलें हैं, जो भी कपड़े की मिलें हैं, इनकी सामने समस्या आ गई है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में मिलें खुलने लगी हैं और इन मिलों में मतलब इनमें सुधार नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए इनके सामने समस्या है। ठीक है, ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, एक ही बात है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारकों से हुआ है। ठीक है, ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। योडो नदी वहाँ पर ओसाका में होगी। ठीक है, श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या का मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा अधिकता है जनसंख्या की। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। ठीक है, और देखिए पत्तन की उपस्थिति कच्ची माल को आयात करने और वस्तुओं को निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो जो पत्तन है, बंदरगाह है, वो कच्ची माल को प्राप्त करा देते हैं और वहाँ पर जो माल बन जाता है उसको मतलब उसका निर्यात करा देते हैं। ठीक है, और कच्ची माल का आयात करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्ची माल के ऊपर निर्भर है। तो ओसाका का जो वस्त्र उद्योग है पूर्णतः कच्ची माल की आयात पर निर्भर है, क्योंकि जापान में स्वतः है कोई मतलब वहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तो बाहर से कच्चा माल मंगाते हैं और फिर उनको
उनका मतलब वस्त्र वगैरह बनाकर विदेशों में भेजते हैं ये लोग, ठीक है, यहाँ के मतलब जापानी लोग, ठीक है। आगे देखिए, कच्चा माल मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात किया जाता है, ठीक है। तो जापान में जो ओसाका फैक्ट्री वगैरह है, औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? देखिए दोस्तों, मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से, ठीक है, आयात किया जाता है, ठीक है। परिष्कृत उत्पादन अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका एक अच्छा बाजार है। उच्च गुणवत्ता यानी कि ये यहाँ की जो बाजार जो फैक्ट्री या उद्योग है, ये अच्छी किस्म के कपड़े बनाते हैं, तो मतलब उनके लिए अच्छी किस्म के कपड़े होंगे तो अन्य बाज़ारों में आसानी से भेजा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। तो ओसाका के जो वस्त्र उद्योग थे, इनका भी अब एक तरह से कम होता जा रहा है चलन। इनकी जगह पे अन्य उद्योग खुलने लगे हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, मशीनरी उद्योग, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण और सीमेंट उद्योग, ये मतलब आगे आने लगे हैं, ठीक है। इसलिए वस्त्र उद्योग वहाँ पर थोड़ा मतलब फीका पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो आगे क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। हाँ, तो आगे यार दोस्तों कुछ नहीं रहा है, ये छोटे से चित्र इसको देख लेते हैं। ये कोयला है, रेल की पट्टियाँ लगी हुई हैं, राजधानीपुर है, पत्तन बंदरगाह है, ये दक्षिण पर नील नदी है, चूना पहाड़ है, जंगल है, कोयला क्षेत्र है, ये मतलब ये खैर कुछ नहीं है, ये हमारे काम का तो है नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों अब कक्षा 8 के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए अब कुछ में इसमें महत्वपूर्ण नहीं रहा है। हमें मतलब स्टोरी पढ़ के अच्छे यहाँ से फैक्ट निकाल के उनका उपयोग करना है अपने आगे भविष्य में परीक्षा में, ठीक है, पढ़ के। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट चाहूँगा, और दोस्तों हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, और हमारी वीडियोज़ को दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ किसी भी प्रकार से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, किसी भी प्रकार से लिंक भेजें हमारी, और दोस्तों हमारी वीडियोज़ को लाइक करें ताकि हम अधिक से अधिक मोटिवेट हो सकें, ठीक है। और दोस्तों हमारी वीडियोज़ को देखा करें तो प्लस दोस्तों प्लीज़ क्रम से देखा करें, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, है ना, इस प्रकार। उसके बाद और कक्षा 6 की, 7 की, 8 की ऐसे देखा करें, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी दोस्तों आपको बताइए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मतलब रामबाण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें जो फैक्ट होते हैं वो कहीं भी आपको नहीं मिल सकते, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।